Students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing the business studies. Lesson number 9, the internal trade बेटे. लास्ट वीडियो में हमने जो बिग रिटेलर्स थे बेटे, ठीक है, जो बिग रिटेलर जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, ठीक है, मॉल्स, एवीएम मशीन, ये सब आए थे, वो हमने फिनिश कर दिया था बेटे. अब आपका इस सेगमेंट का 9.4 टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका जीएसटी, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेटे. गुड्स एंड सर्विस टैक्स. एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में बेटे पता होना चाहिए. सबसे पहले तो ये कब अप्लाई हुआ था? 1 जुलाई 2017 बेटे. 1 जुलाई 2017 को जीएसटी अप्लाई हो गया था बेटे. पास तो काफी टाइम पहले हो गया था, लेकिन अप्लाई ये भारत के अंदर 1 जुलाई 2017 से हुआ था. जीएसटी, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इससे पहले बेटे बहुत सारे टाइप के, इसका लॉजिक बिहाइंड समझने की कोशिश कीजिएगा. इससे पहले बेटे बहुत सारे टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स भारत के अंदर लगते थे. जैसे वैल्यू एडिशन टैक्स हो गया बेटे, जो सेल पर लगता है. एक्साइज ड्यूटी हो गई आपकी बेटे, जो प्रोडक्शन पर लगता है. कस्टम ड्यूटी आपकी हो गई थी बेटे, जो वन स्टेट टू अदर स्टेट में जब ट्रांसफर होते हैं ना, वन स्टेट टू अदर स्टेट में ट्रांसफर होते हैं, तब ये कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क आपके लगते थे बेटे. तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो टैक्सेस थे वो बेटे लगते थे एक गुड्स के ऊपर, और वो टैक्स लग के इतना हाई प्राइस हो जाता था प्रोडक्ट का कि कस्टमर की रीच से वो बहुत ज्यादा दूर हो जाते थे वो प्रोडक्ट बेटे. बिकॉज टैक्स पे टैक्स, गुड्स पे तो टैक्स लग ही रहा है, साथ साथ टैक्स पे भी टैक्स लग जाता था, जिसे हम कास्केडिंग इफेक्ट कहते हैं. कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, यानी टैक्स पर भी टैक्स लग जाना बेटे, टैक्स पर भी टैक्स लग जाना. तो जीएसटी आने से पहले बेटे भारत का जो टैक्स स्ट्रक्चर था या टैक्स सिस्टम आप उसे बोल लीजिए, काफी कॉम्प्लेक्स नेचर का था बेटे, जिसे समझना बड़ा मुश्किल होता था भाई. एक उसके प्रोडक्शन पर टैक्स लग रहा है, जिस टाइम सेल हो रहा है उस टाइम सेल टैक्स लग रहा है बेटे, जिस टाइम वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्रॉस कर रहा है तब उस पर कस्टम ड्यूटी लग रही है बेटे. तो बहुत सारे टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स उस टाइम लगते थे, जिसके कारण बहुत ज्यादा जो टैक्स स्ट्रक्चर था आपका कॉम्प्लिकेट हो जाता था, जिसका जो हर्जाना है या भुगतान है बेटे वो कस्टमर को करना पड़ता था, और जो सेलर होता था वो भी कंफ्यूज ही रहता था भाई, उसको कब टैक्स लेना है, कितने % से लेना है, किस समय लेना है. तो काफी ज्यादा जो आपका टैक्स स्ट्रक्चर था बेटे वो काफी कॉम्प्लिकेटेड था. तो इस सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस को, इस सारी की सारी रुकावटों को दूर करने के लिए बेटे जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया और कहा गया वन टैक्स वन नेशन, यानी कि एक नेशन रहेगा और एक ही टैक्स लगेगा, यानी एक प्रोडक्ट पर केवल एक टाइम, ओनली वन टाइम टैक्स लगेगा इन ऑल ओवर इंडिया. जब वो गुड्स की सप्लाई की जाएगी या सेल की जाएगी, केवल उस टाइम टैक्स लगेगा बेटे, ठीक है. तो उस टाइम फाइनल टैक्स लगेगा, बाकी समय पर कोई टैक्स आपका नहीं दिया जाएगा बेटे. तो ये था आपका जीएसटी, वन टैक्स वन नेशन, ये इसकी बेटे स्लोगन दिया गया, वन मार्केट, ये सब इसका स्लोगन दिया गया. अब मैं इंट्रोडक्शन आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार बुक में, ठीक है. आप बस ये समझ लीजिए कि भाई इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर को कॉम्प्लेक्स से इजी बनाने के लिए जीएसटी लाया गया था बेटे, क्योंकि बहुत खराब टैक्स स्ट्रक्चर था. टैक्स पे भी टैक्स, मल्टीपल टाइम टैक्स लगते थे, कौन से टैक्स किस समय लगने ये भी किसी को पता नहीं होता था, कंफ्यूजन ही रहती थी बेटे, कंफ्यूजन ही रहती थी, और इसका सारा हर्जाना जो था वो कस्टमर के ऊपर पड़ जाता था बेटे, कंज्यूमर के ऊपर पड़ जाता था. तो इस टैक्स स्ट्रक्चर को बेटे इजी बनाने के लिए हम जीएसटी लेकर आए थे. तो देखिए एक बार, ड्यूरिंग द लास्ट सेवरल ईयर्स इन इंडिया सेवरल डिफरेंसेस वर बीइंग नोटिस इन द टैक्स लेवाई ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बेटे. तो जो गुड्स एंड सर्विसेज होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसमें काफी डिफरेंसेस थे, काफी मतभेद थे. The rate of tax on similar goods and services being collected in different state were different. देखो different state, अलग अलग राज्यों में जो टैक्स होता था सेम प्रोडक्ट पर वो अलग अलग होता था. मान लीजिए हरियाणा में अगर शूज पर 5% टैक्स लग रहा है तो तमिलनाडु में वो 8% या 10% लग रहा था. यानी कि बेटे इंडिया में ही अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टैक्स की रेट चार्ज हो रही थी. देखिए कहाँ की बात हो गई भाई कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टैक्स ले रहे हो, कितना खराब टैक्स सिस्टम था बेटे आपका.
ठीक है। नॉट ओनली दिस बट बाय द टाइम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रीच टू द फाइनल कंज्यूमर सो मेनी टैक्स वर बीइंग एडेड। मैंने बताया ना बेटे कि जब वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच रहा था तो उसमें अलग अलग विभिन्न विभिन्न तरह के टैक्स ऐड हो जाते थे, जिससे कि वो प्रोडक्ट बहुत हाई कॉस्टली हो जाता था बेटे लोगों के लिए। एज ए रिजल्ट ऑन द वन हैंड द कंज्यूमर हैज टू बियर अ हैवी बर्डन ऑफ टैक्स, यानी कंज्यूमर को बेटे उपभोक्ताओं को टैक्स का हैवी बर्डन उठाना पड़ता था बेटे, बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। और दूसरी तरफ ट्रेडर भी बेटे हेल्पलेस रहते थे और कंफ्यूज रहते थे कि उन्हें नेट टैक्स कितना पे करना है गवर्नमेंट को, क्योंकि अल्टीमेटली जो सेलर होते हैं बेटे वो कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट को पे करते थे, तो वही कंफ्यूज रहते थे कि हमने कितना टैक्स कलेक्ट किया और कितना हमें गवर्नमेंट को पे करना है, यानी टोटली डिस्कस्टिंग सिस्टम था आपका टैक्स का बेटे। तो उस खराब सिस्टम को चेंज करने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट इट कैन बी सेड दैट देयर वाज अ सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स दैट शुड बी सिंपल एंड शुड बी यूनिफॉर्म इन ऑल स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ये कंक्लूजन निकाला गया बेटे कि एक ऐसा टैक्स सिस्टम होना चाहिए जो एक यूनिफॉर्म तरीके से कंटिन्यूअसली सभी स्टेट में सभी राज्यों में समान रूप से अप्लाई हो सके बेटे। और जीएसटी ने इनकी ये जो हेडेक होती है, सिरदर्दी होती है, इसे दूर कर दिया। जीएसटी बेटे केवल वन टाइम टैक्स होता है, केवल एक बार ही गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है बेटे। In this context, the slogan of one tax, one nation and one market was given. तो जीएसटी के कंटेक्स्ट में कहा जाता है बेटे, it is a one tax that is levied on one market in one nation. एक नेशन है पूरा देश इंडिया, उसकी किसी भी मार्केट में सेम टैक्स अप्लाई होगा, चाहे वो हरियाणा की मार्केट हो, राजस्थान की हो, तमिलनाडु की हो, चेन्नई की हो बेटे, किसी की भी हो, सेम टैक्स उसमें लवाई किया जाएगा। द जीएसटी इज द रिजल्ट ऑफ थिंकिंग। द जीएसटी सिस्टम इन इंडिया वाज कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये मैं बता चुका हूं कि जो जीएसटी है बेटे वो इंडिया में कब आया था, 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी आया था बेटे, ठीक है। द जीएसटी इज सच ए टैक्स सिस्टम एज हैज इंक्लूडेड इन इटसेल्फ ऑलमोस्ट ऑल द टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो यानी पहले जितने भी टैक्स आपके लगते थे, चाहे वो सेल टैक्स बोल लीजिए, वैट बोल लीजिए, कस्टम ड्यूटी बोल लीजिए बेटे, कोई से भी टैक्स आप बोल लीजिए, सारे टैक्स को मर्ज करके, सारे टैक्स को इकट्ठा करके केवल एक टैक्स बनाया गया, जिसे नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। द जीएसटी बेटे उसे नाम दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने बोला बेटे इट इज लेवाइड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो जीएसटी होते बेटे वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, लेवाई कराते बेटे। अलग अलग गुड्स पर अलग अलग जीएसटी लेवाई कराते बेटे। कई गुड्स ऐसे होते हैं जिसका टैक्स केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है बेटे, कई गुड्स ऐसे होते हैं जिसका टैक्स 50% स्टेट गवर्नमेंट को और बाकी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है बेटे। तो वो तो हमें अलग अलग टाइप के गुड्स बेटे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि कैटेगरी ऑफ गुड्स बहुत ज्यादा है, आप याद नहीं रख पाओगे बेटे कि कितने ज्यादा गुड्स होते हैं, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है फिलहाल इस लेवल पर कि भाई कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसका सारा का सारा पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और कई गुड्स होते हैं बेटे जिसका टैक्स आधा आधा लेती है स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। No doubt at the beginning there is some problem have been faced to understand and bring the system into force. शुरुआती दौर में बेटे जीएसटी को अप्लाई उनमें काफी दिक्कत आई, क्योंकि व्यापारियों ने इसका विरोध किया बेटे, जमकर विरोध किया, आपको पता है, ठीक है। आप इतने बेटे इतने छोटे नहीं हो कि आपको इसके बारे में ज्ञान ना हो। आज से 2 या 3 साल पहले ही तो अप्लाई हुआ था जीएसटी बेटे, तो बहुत ज्यादा व्यापारियों ने इसके अगेंस्ट, ठीक है, इसके अगेंस्ट आंदोलन वगैरह किए थे, हड़तालें वगैरह की थी बेटे, लेकिन ये सिस्टम आया और अप्लाई भी हुआ और आज सक्सेसफुली रन भी कर रहा है। आप देख रहे हो आज भी ऑल ओवर द इंडिया जीएसटी अप्लाइड है और सभी अब इसका पालन करते भी है और बेटे टैक्स पे भी करते हैं, ठीक है। तो शुरुआती दौर में इसे काफी प्रॉब्लम आई, लेकिन आज के समय बेटे ये पूरी तरह से अप्लाई हो चुका है द जीएसटी। अब आ जाते हैं मेन टर्म्स यूज्ड अंडर जीएसटी, कि अब जीएसटी के अंडर कौन कौन से मेन टर्म्स यूज होती है जो एक स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए बेटे जीएसटी पढ़ते समय। तो मेन टर्म्स देखिए आप सबसे पहले, मेन टर्म्स, टर्म्स का मतलब होता है बेटे शब्द। तो पहला शब्द है सप्लाई, पहला शब्द क्या है, सप्लाई। अब देखिए सप्लाई के बारे में क्या कहा गया है जीएसटी के अंदर, कहा गया है इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, काफी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है ये सप्लाई बेटे, ठीक है। बिसाइड सेल इट इंक्लूड सेवरल आइटम। तो बेटे सप्लाई में सेल के साथ साथ काफी आइटम आते हैं, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स,
गुड्स का टाइटल ट्रांसफर करना भी सप्लाई के अंडर आता है। प्रायर टू ब्रिंगिंग इनटू फोर्स जीएसटी द टैक्स वाज लेवाई इन 2 स्टेजेस। देखिए जीएसटी से पहले टैक्स जो होता था वो 2 स्टेज में लेवाई किया जाता था बेटे, प्रायर टू जीएसटी में बोल रहा हूं, जीएसटी से पहले, ठीक है, जीएसटी के बाद नहीं, जीएसटी से पहले सॉरी। तो जीएसटी से पहले 2 स्टेज में टैक्स आपका लगता था, 2 स्टेजेस में लगता था। सबसे पहला था बेटे एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के समय वो लगता था, जिसे हम नाम देते थे एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी बेटे। और सेकंड लगता था एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के समय, जिसे आप वैट वैल्यू एडिशन टैक्स बोल लीजिए या सेल टैक्स बोल लीजिए बेटे। ये 2 टैक्स लगते थे आपके प्रायर टू जीएसटी, लेकिन ठीक है प्रायर टू जीएसटी, बट नाउ द जीएसटी इज लेवाई एट द टाइम ऑफ सप्लाई ओनली। अब जीएसटी लगता है सप्लाई के समय बेटे, जब माल की सप्लाई कर दी जाती है ना तब जीएसटी लगता है बेटे। सप्लाई 2 तरह से होती है, प्रोड्यूसर के पास भी तो रॉ मटेरियल आता है बेटे, तो रॉ मटेरियल की जब सप्लाई प्रोड्यूसर के पास आती है तो प्रोड्यूसर उस पर टैक्स पे करता है, और जब प्रोड्यूसर उस गुड्स को बना देता है और पे कस्टमर को बेटे ट्रांसफर कर देता है, तब भी ये सप्लाई हो रही है। ये कस्टमर की सप्लाई है, ये प्रोड्यूसर के लिए सप्लाई है बेटे। तो दोनों सप्लाई के समय क्या लगता है, टैक्स लगता है बेटे। जब प्रोड्यूसर के पास आते हैं तो प्रोड्यूसर टैक्स पे करता है, कस्टमर के पास आते हैं तो कस्टमर टैक्स पे करता है बेटे। मान लीजिए कस्टमर के पास माल पहुंचा बेटे 2000 का, इसके पास माल पहुंचा था 1500 रुपए का, टैक्स 20% था बेटे, ओनली 20%। तो इसने 20% कितना दिया होगा, 300 रुपए। कितना दिया होगा, केवल 300 रुपए बेटे। 20% 300 बनता है ना। कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट कितने का गया, 2000 का, यानी कि 500 इसने अपना प्रॉफिट जोड़ा और 1500 का माल 2000 में बेच दिया। इसका 20% लगाइए, कितना हो गया, 400। अब प्रोड्यूसर 300 तो पहले ही पे कर चुका है बेटे, उसने कस्टमर से लिया है 400, अब केवल उसे 100 रुपए और पे करने, तो हो गया ना वन टाइम टैक्स, केवल वन टाइम वो टैक्स आपका लगा बेटे। ठीक है, टैक्स सप्लाई के ऊपर लगा, केवल सप्लाई की जो वैल्यू होती है। पहले क्या होता था बेटे, अलग हिसाब से। पहले टैक्स कैसे होता है, पहले इस 1500 पे 20% जोड़ते 300, 1800 हो जाता बेटे। 1800 में जोड़ता 500, 2300, फिर 2300 पर टैक्स लगता पहले, इस 300 रुपए एक्स्ट्रा पर। ये 300 क्या था आपका, टैक्स। तो पहले जो सिस्टम था उसमें टैक्स पर भी टैक्स लगता था, लेकिन अब जो जीएसटी आया बेटे उसमें केवल सप्लाई पर टैक्स लगता है, टैक्स पर टैक्स नहीं लगता बेटे। ठीक है, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आई होप अकाउंट्स में आपको अच्छे से समझाया गया होगा बेटे। वैसे हम भी अच्छे से आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे आपको पूरी तरह समझाने की बेटे। ठीक है, तो कहने का मतलब है भाई कि जो जीएसटी है वो केवल सप्लाई के समय लगता है बेटे। ठीक है, जब गुड्स की सप्लाई की जाती है उस समय वो लगता है, चाहे वो सप्लाई प्रोड्यूसर को हो रही हो या कंज्यूमर को हो रही हो बेटे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि द जीएसटी इज लेवाइड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ओनली एंड सप्लाई ऑफ इज नोन एज पॉइंट ऑफ टैक्स। तो सप्लाई को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ टैक्स। सेकंड देखिए बेटे, इनवर्ड सप्लाई। अब ये इनवर्ड सप्लाई के बारे में बताएंगे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इनवर्ड सप्लाई होती है जब एक प्रोड्यूसर के पास बेटे सप्लाई आती है, प्रोड्यूसर रिसीव द रॉ मटेरियल। ठीक है, प्रोड्यूसर को बेटे गुड्स बनाने जब इसके पास सप्लाई आती है तो ये इनवर्ड सप्लाई है। इसके लिए क्या है, इनवर्ड सप्लाई। व्हेन द प्रोड्यूसर रिसीव द गुड्स इट इज द इनवर्ड सप्लाई फॉर हिम। तो बता रखा है, इट रेफर्स टू द मटेरियल और सर्विस विच ए सप्लाई गेट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो एक सप्लायर जब गुड्स के मैन्युफैक्चर के लिए, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए बेटे जो सप्लाई रिसीव करता है रॉ मटेरियल की, वो उनकी इनवर्ड सप्लाई होती है। सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, आउटवर्ड सप्लाई बेटे। ये तो थी इनवर्ड सप्लाई, अब है आउटवर्ड सप्लाई बेटे। आउटवर्ड सप्लाई कब होती है, जब एक प्रोड्यूसर माल बेचता है टू द कंज्यूमर। किसको बेटे, देख बेटे, इनवर्ड सप्लाई में तो प्रोड्यूसर माल को रिसीव्ड कर रहा था, सप्लायर से माल को रिसीव्ड कर रहा था। आउटवर्ड सप्लाई में प्रोड्यूसर बेटे माल को बेच रहा है टू द कंज्यूमर, टू द कंज्यूमर, दैट इज द आउटवर्ड सप्लाई बेटे। फोर्थ होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो मैंने अभी अभी एग्जांपल लेके आपको बताया बेटे। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी। फिर से वो एग्जांपल को मैं उठा लेता हूं। मान लो प्रोड्यूसर ने 1500 का माल रिसीव्ड किया, इस पर 20% टैक्स पे कर दिया बेटे। ठीक है, 15 का 20% कितना हो गया, 300। ठीक है, तो 300 ये टैक्स पे कर चुका बेटे। फिर इसने कंज्यूमर को वो माल बेचा बेटे, 1500 का इसने खरीदा था, 500 अपना प्रॉफिट ऐड किया बेटे। तो अब जो टैक्स होगा वो केवल बेटे वैल्यू पर लगेगा, टैक्स पर नहीं लगेगा। ये जो 300 रुपए है ये इसमें ऐड ही नहीं किए जाएंगे, सिंपल सी बात है, टैक्स पर टैक्स लगेगा ही नहीं।
केवल वैल्यू पर टैक्स लगेगा। तो 1500 खरीदा था, 500 उसने प्रॉफिट ऐड किया, 2000 पर लगाइए आप 20% टैक्स, 400 बने बेटे। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट वो कैसे लेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का आपको फॉर्मूला दे रखा है बेटे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। नेट टैक्स पेबल का उसने बेटे एग्जांपल ले रखा है कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो जब देखिए जब उसने आउटपुट बेचा कंज्यूमर को तो उससे कितना टैक्स कलेक्टेड किया? 400। जब उसने खरीदा था माल तो कितना टैक्स पे कर दिया था? 300 बेटे। तो अब उसे केवल कितना टैक्स पे करना है? 100। द नेक्स्ट टैक्स पेबल इज 100। ये 300 का उसने क्रेडिट ले लिया क्योंकि वो पहले पे कर चुका था, आईटीसी द इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटे। देखिए इसकी डेफिनेशन आपको बताई हुई है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट की बेटे। इट रेफर्स टू द अमाउंट बाय विच ए सप्लायर डिक्रीज हिज आउटपुट टैक्स। तो ये वो अमाउंट होता है जिससे जो सप्लायर है अपना आउटपुट टैक्स को कम कर देता है। अनडाउटली द अमाउंट इज द वन विच ए सप्लायर हैज ऑलरेडी पेड इन फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स बेटे। तो वो जो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है ना 300 रुपए, वो होता है आपका अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। द नेट टैक्स इज पेड टू बाय द सप्लायर इज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो जो नेट टैक्स पेबल होगा बेटा वो इस तरह से पे किया जाएगा। आउटपुट टैक्स 400 जो सेल के समय लगता है बेटे। आउटपुट आपको अकाउंटेंसी में बताई होगी, आउटपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी बेटे, इनपुट परचेज के साथ लगती है, आउटपुट सेल्स के साथ लगती है, आपको बताया गया होगा आई थिंक डेफिनेटली आपको बेटे। तो आउटपुट जीएसटी 400, इनपुट 300 हो चुकी है, नेट टैक्स पेबल इज ओनली 100 रुपीज बेटे, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया आपका। अब इंट्रा स्टेट सप्लाई बेटे, देखो दो वर्ड है जिसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे को। एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर। तो ध्यान रखिए, इंटर होता है बिटवीन द टू, दो के आपस में, दो स्टेट जब आपस में व्यापार करेगा तो वो इंटर कहलाता है। जैसे राजस्थान और हरियाणा ट्रेड कर रहा है वो इंटर है बेटे। ये है इंट्रा, यानी कि एक स्टेट के अंदर ही, हरियाणा के अंदर ही जब माल बिकेगा बेटे तो वो इंट्रा सप्लाई है। हरियाणा के अंदर ही जैसे भिवानी, रेवाड़ी, अंबाला, पानीपत, गुड़गांव, ठीक है, यमुनानगर, हरियाणा के जितने भी जिले हैं बेटे, जब हरियाणा के जिले आपस में व्यापार करेंगे तो वो इंट्रा सप्लाई कहलाता है। जब हरियाणा किसी दूसरे राज्य के साथ, जैसे राजस्थान हो गया, तमिलनाडु हो गया, पंजाब हो गया बेटे, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इनके साथ जब हम व्यापार करेंगे यानी कि स्टेट वाइज स्टेट होगा तब वो इंटर सप्लाई कहलाएगी। तो इंट्रा और इंटर ध्यान रखिए, इंट्रा यानी विद इन, इंट्रा यानी विद इन, और इंटर मतलब बिटवीन, बिटवीन टू स्टेट, इंट्रा यानी विद इन स्टेट। तो बेटे नेक्स्ट है इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो अब आप समझ ही गए होंगे, अगर आपको इंट्रा की मीनिंग पता लग गई तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है बेटे जब वन स्टेट के अंदर ही, विद इन वन स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही जब गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाता है बेटे। सो व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाई विद इन द स्टेट, बताया हुआ है आपको सिंपल मैनर में, जब गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट के अंदर ही सप्लाइड होते हैं दैट इज द इंट्रा स्टेट सप्लाई बेटे। नेक्स्ट है इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर आपको समझ ही गए होंगे बेटे, इंटर स्टेट सप्लाई अभी क्यों बताया जा रहा है बेटे, ठीक है, क्यों बताया जा रहा है आपको बेसिकली, ठीक है, क्योंकि जो इंटर स्टेट होते हैं उस पर तो लगती है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो इंट्रा होता है उस पर लगती है सीजीएसटी और एसजीएसटी बेटे, इसीलिए ये आपको अलग अलग बताए जा रहे हैं। ठीक है, जब दो स्टेट के बीच होता है, दो स्टेट हरियाणा और राजस्थान के बीच होगा तो उस पर लगेगी आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेटे। और जब एक स्टेट के अंदर ही होता है, जैसे रेवाड़ी और अंबाला के बीच व्यापार होगा क्योंकि हरियाणा के स्टेट है तो उस पर लगेगी सीजीएसटी और एसजीएसटी बेटे, इसलिए बताई जा रही है। तो इंट्रा स्टेट एक स्टेट के अंदर ही, और इंटर स्टेट जब दो स्टेट आपस में व्यापार करते हैं लाइक हरियाणा एंड राजस्थान बेटे, ठीक है, तो ये होती है इंटर स्टेट। आगे 9th टर्म आपको दी हुई है बेटे, सेंट्रल जीएसटी, आ गई ना, सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, जिसका शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जिसका शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, जो बीजेपी गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल में बैठी है ना बेटे। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जब एक स्टेट के अंदर गुड्स बेचे जाते हैं, जैसे मान लीजिए हरियाणा के अंदर ही रेवाड़ी और गुड़गांव के बीच कोई गुड्स बेचे जा बेटे, ठीक है, तो उस पर जो भी जीएसटी लगी, मान लो 18% या 28% जितनी भी जीएसटी बेटे,
उस जीएसटी का आधा हिस्सा यानी 50% शेयर हरियाणा गवर्नमेंट लेगी और बाकी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी बेटे। समझ में आई बात आपके? एक स्टेट के अंदर अगर गुड्स बेचे जा रहे हैं तो उसका 50% भाग सेंट्रल लेगी और बाकी 50% स्टेट गवर्नमेंट होगी। लेकिन जब एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ व्यापार होता है बेटे तो उस पर लगती है आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड, और उसका सारा का सारा शेयर किसे जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटे, ध्यान रखिएगा आप। तो इन्होंने सीजीएसटी के बारे में बता रहे हैं, तो सीजीएसटी रेफर्स टू द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन टोटल जीएसटी ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रखी है जो आपको पेंसिल से मार्क करनी है, क्योंकि मैं बता चुका हूं ना आपको कि जो सीजीएसटी होते बेटे वो एक स्टेट के अंदर ही जब माल बिकता है तो उस पर जो भी टोटल टैक्स आया उसका 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो सीजीएसटी कहलाएगी। यानी सीजीएसटी लगती है इंट्रा स्टेट के अंदर, जब एक स्टेट के अंदर ही व्यापार होता है। एक स्टेट के अंदर ही व्यापार हुआ, जितना भी टैक्स लगा 50% हरियाणा गवर्नमेंट का, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का हो गया बेटे। आगे स्टेट जीएसटी, तो स्टेट जीएसटी वही है कि भाई एक स्टेट के अंदर व्यापार हुआ जिसका जो हाफ शेयर हमारी हरियाणा गवर्नमेंट के पास जाएगा वो स्टेट जीएसटी कहलाएगी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बताया हुआ है द शेयर ऑफ द स्टेट इन द टोटल जीएसटी कलेक्शन ऑफ द इंट्रा स्टेट सप्लाई इज नोन एज एसजीएसटी, इट इज द 50% ऑफ टोटल जीएसटी। ठीक है, तो ये हो गया आपके। आगे है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। यूनियन टेरिटरी बेटे, ठीक है, आपको पता है 7 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर, ठीक है, नाम आपको पता होंगे बेटे, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, पांडिचेरी हो गया, दादर एंड नगर हवेली हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गई आपकी, तो 7 है वो आप देख लीजिएगा, अभी मेरे ध्यान में नहीं आई 7 के नाम, ठीक है, तो कई सारे हैं, लेह एंड लद्दाख ये भी आपका उसके अंदर आता है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो यूनियन टेरिटरी में, सो द शेयर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द टोटल जीएसटी कलेक्टेड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई इज नोन एज यूटी जीएसटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेटे। तो जो भी जीएसटी कलेक्शन में 50% शेयर यूनियन टेरिटरी को मिलता है, जैसे दिल्ली के अंदर व्यापार हो रहा है बेटे, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी हो गई, या चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी हो गई, तो चंडीगढ़ के अंदर जो व्यापार हो रहा है बेटे, चंडीगढ़ के अंदर जो व्यापार होगा उसमें जितना भी जीएसटी कलेक्टेड हुआ है उसका 50% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 50% वो यूनियन टेरिटरी लेगी। तो जो यूनियन टेरिटरी वो 50% टैक्स ले रही है बेटे, वो उसकी यूटी जीएसटी कहलाएगा, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दिल्ली के साथ है, दिल्ली में जितने भी व्यापार होंगे बेटे, जितने भी ट्रेड होते हैं जिसपे टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स का आधा तो जाता है बीजेपी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाकी जाता है आधा आपकी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट को, यानी कि आम आदमी पार्टी को बेटे, ठीक है, वो आपकी कहलाएगी यूटी जीएसटी, यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है बेटे इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड मैंने बता दिया, जब दो स्टेट के बीच आपस में व्यापार होगा, लाइक हरियाणा एंड पंजाब आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो ये इंटरस्टेट हो गया, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, इंटरस्टेट बेटे, बिटवीन द टू स्टेट जो व्यापार होगा उस पर जो भी जीएसटी होगी बेटे वो सारा का सारा किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो कि कहलाएगी आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो देख लीजिए, द टैक्स विच इज लेवाइड ऑन द इंटरस्टेट सप्लाई इज नोन एज आईजीएसटी। तो इंटरस्टेट दो स्टेट के बीच जब सप्लाई होती है तो उस पर आईजीएसटी लगता है, जो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। In this amount, 50% of share is state or union territory where the goods or service is ultimately consumed and the remaining amount is of the central government बेटे। तो 50% IGST जो होती है वो 50% तो जाएगी आपकी कहाँ पर? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाकी जो 50% होगा वो जाएगी जिस भी जगह, जिस भी स्टेट में वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है बेटे। ठीक है, शुरू में मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको कि पूरा 100% नहीं। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या होगा अब देखिए, ठीक है, इंटीग्रेटेड अगर आईजीएसटी है उस पर जो भी टैक्स लगा, मान लीजिए हरियाणा और पंजाब के बीच व्यापार हुआ, ठीक है, अब इन स्टेट में से जिस स्टेट में वो गुड्स कंज्यूम किया जाएगा, मान लो हरियाणा ने की सेल पंजाब को सेल की, तो यानी पंजाब को वो गुड्स मिल गए, यानी वो गुड्स कहाँ कंज्यूम हो रहे हैं? पंजाब में हो रहे हैं बेटे। ठीक है, तो जितना भी उसमें जीएसटी लगेगा उसका 50% मिल जाएगा इस पंजाब को, क्योंकि यहाँ पर ये गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, और बाकी 50% किसको चला जाएगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है, बाकी 50% किसे चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये आईजीएसटी के रूप में इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, बीच में मेरे मुंह से थोड़ा गलत निकल गया कि पूरा 100% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा 100% नहीं जाता, 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाकी जो 50% जाता है वो जाता है उस
जगह उस स्टेट को जहां पर वो गुड्स कंज्यूम हुए हैं। देखो ना, बताया हुआ है आपको कि द टैक्स लेवाई ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई इज नोन एज आईजीएसटी। सबसे पहले तो आईजीएसटी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। दो स्टेट के बीच व्यापार हो रहा है वो आईजीएसटी है। अब दो स्टेट के बीच व्यापार होता है, उस पर जो जीएसटी लगाई जाएगी, ठीक है, जो भी जीएसटी लगाई गई, ठीक है, उसका 50% तो चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाकी 50% वो स्टेट लेगा जिस स्टेट ने उस माल को, उस गुड्स को कंज्यूम्ड किया है। दूसरा स्टेट नहीं लेगा, जिस स्टेट ने उस माल को कंज्यूम किया है, कंजप्शन खपत जहां पर हुई है, जहां पर प्रयोग किया गया है वो माल, बाकी 50% वहां पर मिलेगा इसका। ठीक है बेटे, ओके।